शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है और आज उसके बारे में हम सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे। शोल्डर डिसलोकेशन में क्या होता है कि हमारे जो शोल्डर है उसमें एक तो बॉल होता है और एक तो उसका जो कवरिंग होता है, ये दोनों जॉइंट मिलके शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड और जो बॉल होते हैं उसको हम कहते हैं हेड ऑफ द ह्यूमरस। अब जो ग्लिनॉइड होता है दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर। ये छोटा सा एक बोन होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बॉल अटैच होता है, तो हम कहते हैं इट इज लाइक अ गोल्फ ऑन अ टी। अगर आपने देखा होगा कि गोल्फ का बॉल जो होता है वो इतना बड़ा होता है और टी या उसके ऊपर जो टिकी हुई चीजें होती है वो बहुत ही छोटा सा टी होता है जिसपे पूरा वो बॉल को उसने सपोर्ट करके रखा होता है। अब थोड़ा भी अगर उस पर प्रेशर आ जाए बॉल पे तो वो बॉल गिर जाएगा, क्योंकि उसका नीचे का जो सपोर्ट है वो बहुत ही छोटा सा है। तो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है वो भी वैसा ही होता है, जिसको हम कहते हैं इट इज लाइक अ गोल्फ बॉल ऑन अ टी। तो अब हमारे जो शोल्डर है वो सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट है। अगर हम देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है इसकी, इतनी मूवमेंट पूरे बॉडी में कोई भी जॉइंट में नहीं है। चाहे वो आप नी की बोल लो, चाहे वो हिप की बोल लो, चाहे आप फिंगर्स की बोल लो, कोई भी जॉइंट में इतनी मोबिलिटी नहीं है जितनी उस शोल्डर जॉइंट में है। अगर कोई जॉइंट में इतनी मोबिलिटी होती है तो उसमें उतनी ही अनस्टेबिलिटी होती है कि उसके बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हमारे जो जॉइंट है या भगवान ने हमें इसको स्टेबल करने की बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। अब चीज़ें क्या क्या होती है, हम इसको कहते हैं ग्लिनॉइडल लेब्रम। लेब्रम जो होती है वो चिटकनी होती है। जो चिटकनी होती है वो आपके आगे की तरफ भी चिटकनी होती है और पीछे की तरफ भी चिटकनी होती है। ये जो चिटकनी होती है ये बॉल को पूरा स्टेबल रखती है और उस बॉल को आपके कंधे से बाहर निकलने नहीं देती है। अब कोई कारणवश आप जब गिर जाते हो या आप कोई थ्रोइंग एक्शन करते हो या आप गिर के हाथ के बल गिर गए तो उस बॉल पे या उस चिटकनी पे इतना ज्यादा लोड आ जाता है कि वो फट जाती है। अब जब वो चिटकनी फट जाती है तो वो उसी पोजीशन पे फट के तो नहीं रहती है, वो फट के नीचे गिर जाती है। जब वो फट के नीचे गिर जाती है तो उसको हम कहते हैं लेब्रल टेयर। और अगर एमआरआई हम कराएंगे तो उसको हम कहते हैं लेब्रल टेयर में उस टेयर का नाम जिस आदमी ने डिस्कवर किया था उसका नाम था बैंकार्ट। तो इसको हम कहते हैं बैंकार्ट लीजन या बैंकार्ट टेयर। और जब बॉल बाहर आ जाता है तो वो आपके ग्लिनॉइड के जो सॉकेट है उसमें जाके अटक जाता है और उसकी वहां पे उसमें एक डिप्रेशन सा एक फ्रैक्चर आ जाता है, उसको हम कहते हैं हिल सैक्स लीजन। अब अक्यूट डिसलोकेशन या पहली बार अगर डिसलोकेशन हो जाता है तो आपको कोई मैन्यूवर से धीरे से करके हम उसको रिड्यूस करके वापस से बिठा देते हैं और उसको सपोर्ट दे देते हैं कि वो हील हो जाए। पहली बार में हम ट्राई करते हैं कि ये वेट कर ले कि इसमें 3 हफ्ते तक हमने इसको बांध के रखा कि भाई वो चिटकनी जो थी वो अपने आप बॉडी उसको चिपका दे, हील कर दे और फिर अपने मूवमेंट में जाता है। बट अगर ये 2 बार या 3 बार से ज्यादा डिसलोकेट हो गया है कि आप कोई भी एक्शन करते हो, ऐसे करने में एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन में आपका कंधा बाहर निकल जाता है या आपका सोते सोते ही आपके कोई पोजीशन में ये कंधा बाहर निकल जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि ये चिटकनी हील नहीं हुई है और ये हील नहीं होगी, क्योंकि वो जो पोजीशन था चिटकनी का हील होने का वो ऑप्टिमल नहीं है और वो पोजीशन है वो नीचे चला गया है और वो बॉल जो है वो अनस्टेबल है और वो अनस्टेबल पोजीशन में ही रहेगा। अगर आपने उसको उस पोजीशन में लाया जिस पोजीशन में वो चिटकनी का एक्शन होगा तो ये कंधा बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये तो थी आपके कारण कि भाई ये डिसलोकेशन क्यों होता है और हमने इनिशियली इसको रिड्यूस करने के बाद में क्या करना है। बट रिकरेंट या रिपीटेड अगर डिसलोकेशन होते हैं तो इसको हमको सर्जिकली ही ठीक करना पड़ेगा। अब सर्जिकली में हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो दूरबीन से जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट्स रिपेयर, वो हमेशा ही पहला गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए।
क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे सूक्ष्म चीरे से कि आप आधे सेंटीमीटर का चीरा आगे, आधा सेंटीमीटर का चीरा पीछे, और एक टोटल 3 छोटे चीरों से आप पूरा जो भी आपका बैंकार्ड या चिटकनी फटी थी उसको पूरा रिपेयर करके उसमें सूचर एंकर्स लगते हैं। बेसिकली एंकर्स छोटी छोटी मटेरियल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड एंकर्स होते हैं, उसमें थ्रेड्स होते हैं। वो थ्रेड्स उस चिटकनी के अंदर से जाके उसको वापस से इस पोजीशन में लाके उसको वापस से बिठा देते हैं। तो ये हमको 3 एंकर्स आगे की तरफ लगाना पड़ता है और जो बैंकार्ड टायर था उस बैंकार्ड को हमको रिपेयर करना पड़ता है। तो ये हमारा जब पार्ट हो जाता है तो वो पोजीशन अपनी ले लेता है और हमारे पास एक अच्छा बम्पर बन जाता है ताकि वो कंधा बाहर नहीं निकले फिर से। और 90% 95% जो होता है इसी के बाद में कंधा बिल्कुल ठीक हो जाता है और 3 to 4 मंथ्स में आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब किसी किसी में के बोन का जो लॉस है या जो हड्डी है उसने इतनी खा ली कि उसने अराउंड अबाउट 20 से 30% आपकी हड्डी का डैमेज कर लिया, और आपका वो जो है आपका एंकर्स में या रिपेयर करने के बाद में उसके निकलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसे केसेस में हम करते हैं लेटार्जेट प्रोसीजर। अब लेटार्जेट प्रोसीजर क्या होता है कि आपका एक बोन होता है कोरोकॉइड बोन। कोरोकॉइड बोन एक छोटा सा नक्कल बोन होता है जो स्कैपुला में होता है। उसके साथ में 2 टेंडन्स आते हैं, एक होता है कोरेकोब्रैचियलिस और एक होता है शॉर्टेड ऑफ बाइसेप्स। तो ये जो दोनों टेंडन होते हैं ये दोनों कोरोकॉइड बोन पे लगे होते हैं। अब हम क्या करते हैं लेटार्जेट प्रोसीजर में, उस हड्डी को काट देते हैं और उस हड्डी को जहां पे आपका ग्लिनोइड का जो चिटकनी था उस जगह पे हमने वो बोन फिट कर दिया और साथ में ये दोनों टेंडन्स उसके साथ ही अटैच रहते हैं। 2 स्क्रू के साथ में हमने उसको लगा दिया। अब ये जो बोन पीस होगा ये क्या करेगा, एक तो आपका ग्लिनोइड का जो टी था जो छोटा सा था उसकी सरफेस एरिया उसने बढ़ा दी, ये पहले इतना था तो उसने वो बोन ने उसकी जगह बढ़ा दी ताकि वो बॉल स्टेबल हो जाए। दूसरा, जब भी आप एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन करते हो तो वो जो 2 टेंडन थे आपके कोरेकोब्रैचियलिस और शॉर्टेड ऑफ बाइसेप्स, ये दोनों इस पोजीशन से ये बॉल को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो ये है लेटार्जेट प्रोसीजर। पर ये जो प्रोसीजर है ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें आपका चीरा थोड़ा सा 5 से 7 सेंटीमीटर का चीरा लगेगा और ये बोन भी कटेगा, तो इसमें आपका पेन का भी चांसेस होने का ज्यादा है। तो कभी भी लेटार्जेट प्रोसीजर जो होता है वो नेक्स्ट ऑप्शन रहना चाहिए। दूरबीन से, आर्थ्रोस्कोपी से अगर कोई चीज फेल हो जाती है कि भाई ये उसके बाद भी आपका निकल गया तो हमारे पास लेटार्जेट प्रोसीजर है। बट अगर लेटार्जेट प्रोसीजर फेल हो जाता है और उसमें उसके बाद डिसलोकेशन हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास कोई चीज बची नहीं है कि उसको हम स्टेबल कर सके, क्योंकि वो लास्ट रिसोर्ट है। तो मेरा अनुरोध होगा कि हमेशा ही आप पहले कभी भी जाएंगे तो लेटार्जेट प्रोसीजर को फर्स्ट ऑप्शन ना रखें, उसको हमको सेकंड ऑप्शन रखना है। पहला दूरबीन से ही कराना है। डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, हम कहेंगे कि 30-40% कॉस्ट जो है लेटार्जेट से उससे बढ़ जाता है, बट आपका इसमें काफी अच्छा रिजल्ट आने का है। और उसके बाद भी अगर कोई चीजें रह जाती है, अगर आपका गलती से फेल हो जाता है तो हमारे पास लेटार्जेट प्रोसीजर है जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं और बाद में उसकी फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जानकारी आपको इसलिए है कि आपको एक समझ आए कि आपके लिए कौन सा ऑपरेशन सबसे बेस्ट है, लेटार्जेट प्रोसीजर बेस्ट है या बैंकार्ड्स रिपेयर बेस्ट है, ओपन सर्जरी ज्यादा अच्छी है या दूरबीन से ज्यादा अच्छी है। ये आपको एक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो अगर आपको कोई भी कंधे के डिसलोकेशन का प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप आए जयपुर, हम इसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट और बढ़िया से बढ़िया आपका कंधे को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।